गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोग का स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब आत्मार्पित किया? 26 नवंबर 1949, 49 ये आत्मार्पित किया गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के वो सदस्य जिनकी डेथ हो गई थी, अर्जुन खेतान, है ना? और उनकी जगह किनको चुना था? टी.टी. कृष्णमाचार्य, टी.टी. कृष्णमाचार्य, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। वो उनके जगह वो माधवराव को चुना था, और उनका नाम नहीं, एन माधवराव ही थे। उनकी जगह किसको चुना था? बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र थे, उनकी जगह पर एन माधवराव को चुना गया था। ठीक है, इस लेवल पे यदि आप जानकारी बता पा रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है, ऐसी तैयारी होना चाहिए हमारे। हमने एक क्वेश्चन और तैयार किया, संविधान के विदेशी स्रोत किस देश से हमने क्या क्या लिया है, किस देश से हमने क्या क्या लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमरदीप कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से ली है। आयरलैंड से क्या लिया हमारे संविधान में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, और राष्ट्रपति और चुनाव की प्रक्रिया। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, निर्वाचन नहीं बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? मनोनयन। राज्यसभा के किस क्षेत्र के होते हैं 12 सदस्य? कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, ये पूछ लिया जाता है इसमें, है? कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे? 15। उसमें से 5 अनुच्छेद बता दो जो लागू कर दिए थे। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही 5 अनुच्छेद है। 5, 6, 7, 8, 9। फिर 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93, 391, 392, 393 स्वतः ही अपने आप लागू हो गए थे। और बाकी शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन आज तैयार करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, इसे हम पढ़ेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आता है ये, बड़ा क्वेश्चन। तो सबसे पहली विशेषता है विशाल संविधान। विशाल संविधान, विशाल संविधान, इसे बोल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विशालता क्यों? कितने अनुच्छेद है इसमें? 395 अनुच्छेद। जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। यदि अभी देखें हम तो संशोधन सहित 450 से अधिक अनुच्छेद है। संशोधन सहित, सहित कैसे? जैसे हम ए बी सी 21 का है, 338, 338 ए, 338 बी, क्या है 338?
अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति 338, ओबीसी आयोग, 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 बी ओबीसी आयोग। तो अब इसको हम मूल संविधान में एक ही पार्ट था और अब कितने हो गए? 3। तो जो 395 अनुच्छेद है वो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद में बदल गए हैं, ठीक। और 8 अनुसूचियों के स्थान पर 12 अनुसूचियां हो गई है और भाग 22 तो पहले भी थे, 25 अब लगभग 25 के लगभग। कैसे? जैसे 4 क है ना, भाग 4 और फिर 4 क उसमें जुड़ गए, तो ऐसे पार्ट भी जुड़े हुए तो लगभग 25 के लगभग भाग हो गए। लेकिन मूल इसमें 22 ही भाग है, 12 अनुसूचियां है, ठीक। ये याद रखना। यदि हम इसकी तुलना विदेशी संविधानों से करें तो उनमें अनुच्छेद कई 9 अनुच्छेद, कई 25 अनुच्छेद, कई 72 अनुच्छेद, ऐसे अनुच्छेद मिलते हैं और हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद। विश्व का सबसे बड़ा विशाल लिखित संविधान। मेंस का क्वेश्चन है, हमें ये लिखना होता है, एक एक चीज हमें यहाँ लिखना है। पूरा संविधान पढ़ लिया तो हम एक एक बात यहाँ पे लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। 3 विशेषताओं को हमने एक साथ लिख दिया। तीनों सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3-3 नंबर में तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है और गणराज्य क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणराज्य लगभग एक जैसे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरी शक्तियां हमारे पास में है। शक्तियों का स्रोत कोई बाहर से है क्या? नहीं। हाँ, शक्तियां कहां से मिली है? जनता से मिली। हम भारत के लोग यही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है भारत में। तो इसके लिए हमें ब्रिटेन के महाराजा से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। ये हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, ठीक। कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता है क्या? नहीं। इसलिए गणराज्य है। यदि हमारे देश का व्यक्ति निर्णय लेता पूर्ण रूप से, लेकिन वो जनता से चुना हुआ नहीं होता, तो फिर गणराज्य होता क्या? नहीं, वो राजतंत्र हो जाता। अभी गणराज्य है क्योंकि सर्वोच्च नागरिक जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, वो गणराज्य है, ठीक। फिर लोकतांत्रिक की बात करते हैं। लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक क्या है? हाँ, अमरदीप आप बताने की कोशिश करें। लोकतंत्र सर जनता का जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन। क्या बात है, 9वीं क्लास में पढ़ा था? जी सर, मैं बेसिक पॉलिटिकल साइंस। अरे 10वीं तक जो होती है बेसिक शिक्षा चलती है। बेसिक, उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है ना? मैं 12th में क्या 12th में पढ़ा था, इसलिए याद है। 12th में भी पढ़ा था? अच्छा, पहले समझदार नहीं थे आप, क्योंकि हमने तो 9th में पढ़ा था ये। तो क्या होता है सर, लोगों के द्वारा जो चुनाव उनके द्वारा जो प्रक्रिया चलती है, लोगों के लिए शासन, यही लोकतंत्र है। आप प्रिया और कुछ सुधार करेंगे? सर, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही जनता प्रशासन। हाँ, और थोड़ा सा कुछ कसर बाकी है इसमें। नहीं, चलिए बोला करो, नहीं तो फिर बार बार नमस्ते लेके परेशान करूंगा आपको। क्या है? जनता तो चुनती है,
लेकिन क्या सारी जनता को अधिकार है? यदि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक, यदि हम किसी एक वर्ग विशेष को ही चुनने का अधिकार दे दें तो लोकतंत्र होगा क्या? नहीं होगा ना। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्रीयता, इन सब का भेदभाव किए बिना सभी लोगों को एक निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ये लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। यदि यहाँ बोलते थे कि ये इसी वर्ग के लोग सिर्फ चुनाव में भाग लेंगे, बाकी कोई भाग नहीं लेगा, तो भले जनता ही चुन रही है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र है क्या? नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ सभी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, शहर का रहने वाला हो, गांव के किसी खेड़े का, ढाने का रहने वाला हो, सबको बराबर अधिकार है। और सबके वोट की कीमत क्या है? एक ही। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति महोदय जी ने, वो भी तो वोट देते हैं, और जिस लोकसभा क्षेत्र में होंगे वहां से वो भी वोट देते हैं, और अमरदीप भी वोट देता है, और दोनों की काउंटिंग बराबर है, दोनों की काउंटिंग बराबर। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबके वोट की कीमत क्या है वहां पर? एक जैसी, बराबर है। क्लियर हो गया? तो ये है लोकतंत्र। तो क्या है हमारे संविधान की विशेषता? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसके बाद है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी व धर्म निरपेक्ष, ये 3 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इतना याद रखो हमारे दिमाग है। 3 नंबर में पॉलिटिकल साइंस में ऐसे क्वेश्चन बनता है। धर्म निरपेक्ष क्या मतलब है? धर्म निरपेक्ष, राज्य का कोई मतलब विशेष धर्म नहीं होगा, उसके हाँ। नजर में सारे धर्म बराबर बराबर और क्या है धर्मनिरपेक्ष? हाँ? यही है ना। हाँ? कान में कुछ हो गया था? हाँ? कुछ मंगा दो नीचे से। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ वही है जो इन्होंने बताया, धर्म के मामले में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये शाब्दिक अर्थ है निरपेक्ष, धर्म के मामले में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य ना तो धर्म के आधार पर किसी को नौकरी देगा, न किसी को नौकरी से निकालेगा, धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि देश हमारा चलता है संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। लेकिन एक बात ये भी है कि आप किसी विशेष धर्म को मानते हैं तो राज्य मना भी नहीं करता है ना। राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि नहीं आप इस धर्म को नहीं मान सकते। आप हिंदू धर्म को अपना सकते हो, मुस्लिम धर्म को अपना सकते हो, जैन धर्म को अपना सकते हो, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, बौद्ध धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। धर्म के बदलने से बाकी कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं, धर्म को बदलने से बाकी कोई स्थिति नहीं। यदि मैं प्रोफेसर हूं, अभी हिंदू धर्म को अपनाया हूं, यदि मैं मुस्लिम धर्म अपना लूं, जैन धर्म अपना लूं, बौद्ध धर्म अपना लूं, क्रिश्चियन धर्म अपना लूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे वो पद से मेरा वेतन कम कर दिया जाएगा, नहीं। बाकी सारी स्थितियां जैसे कि वैसे, ये धर्मनिरपेक्ष। धर्म के मामले में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप न होना, ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहन देते हैं और ना ही किसी धर्म का वो विरोध करते हैं। और ये व्यक्ति यदि कोई धर्म का पालन कर रहा है तो उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते, तो वो क्या है? धर्म निरपेक्ष। कब जोड़ा गया ये शब्द? पंथ निरपेक्षता। इसके लिए दूसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्षता। और ये कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। ठीक। समाजवादी, समाजवादी ये कॉन्सेप्ट जो है ये मूल संविधान में था, और ये समाजवादी जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। समाजवादी, समाजवाद की जो बात की है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। और इसी कारण जो है
उस समय भारत का जो संबंध था वो रूस के साथ में ज्यादा था। रूस के साथ में हमारे आर्थिक संबंध बड़े मधुर थे, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा एक जैसी थी। वो भी समाजवादी थे और भारत भी समाजवादी। हमने पूंजीवाद को उस समय नहीं अपनाया था। कारण क्या था उसका? क्योंकि ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था और उसने हमें गुलाम बनाया था। तो हम नहीं चाहते थे ना ऐसे विचारधारा को अपनाएं जिसका हम स्वयं विरोध कर रहे हो, आगे चलकर वही विचारधारा अपनाए तो लोग वक्त क्या कहेंगे, दिक्कत होगी ना उसमें। तो इसलिए हमने पूंजीवाद को न अपनाकर समाजवाद को अपनाया। और समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। समाजवाद की ये विशेषता होती है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और उन साधनों का जो उपयोग होता है वो जन कल्याण के लिए किया जाता है। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उन साधनों का उपयोग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। अब उसमें लोगों को लाभ हो रहा, नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है, बस जो मालिक है उसको फायदा होना चाहिए। काम उसमें क्या है? काम जो है वो लिया जाता है। और समाजवाद में क्या होता है? काम योग्यता के अनुसार करते हैं लेकिन मजदूरी आवश्यकता के अनुसार। काम योग्यता के अनुसार और मजदूरी कैसे देंगे? उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा तो उसे मजदूरी भी नहीं देंगे। नहीं भाई, उसको तो इस देश में जन्म लिया है उसने, जमीन उसकी है, पानी उसका है, वन उसके है, सब कुछ बराबर अधिकार है उसका। तो जो भी उत्पादन होगा उसमें उसकी हिस्सेदारी देना ही पड़ेगा, चाहे वो विकलांग है, कुछ हो तो काम नहीं कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी हमें देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समाजवादी तो तीन विशेषता जो महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में भी ये विशेषताएं आई है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य, अब 3 नंबर का क्वेश्चन आया अमरदीप कुमार जी, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या लिखेंगे? तो पहले तो ये देखो कि धर्म के मामले में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ। और फिर भारत मतलब संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद 25 और 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी जोड़ना पड़ेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, पालन कर सकता है, उसके आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। ये संविधान की विशेषता लिख रहे हैं हम, तो संविधान में वर्णन जो है वो भी तो बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है। ठीक, क्लियर हो गया? ये मौलिक अधिकार में कहाँ से 25 से 28 है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है एकल नागरिकता, ये सामान्य सी विशेषताएं हैं। एकल नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 ये लिखना पड़ेगा। हम इकहरी नागरिकता लिख रहे हैं, एकल नागरिकता लिख रहे हैं और संविधान में उसका उल्लेख जहाँ है वो बात न करें तो ऐसा लगेगा ना हवाई उन्होंने बोल दिया करके, कि इनके पास बेस कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेंस में जो आंसर हम लिखते हैं ना, उसका स्रोत हमें लिखना पड़ता है, उसको वेरीफाई हमें खुद को ही करना पड़ता है कि हमने किस आधार पर बोला। यदि उसे वेरीफाई नहीं किया फिर आखिरी नंबर मिल जाते हैं। यदि लिखे संविधान के भाग 2 में ही है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत 5 में ही है इकहरी नागरिकता, ये लिखना पड़ेगा। मतलब कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, आंध्र प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, उसकी नागरिकता केवल एक है और वो है भारतीयता। ठीक, मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता, मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता, मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता। फिर जब हमारे कुछ अधिकार होते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे आप लोगों के अधिकार है अभी यहाँ पढ़ने के, है अधिकार है ना पढ़ने के, क्यों है?
क्यों है? अभी बड़े इससे हाँ में बोला, क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि मैंने भी इसी देश का नमक खाया है, यहीं से सीखा है, तो मेरा दायित्व तो बनता है आप लोगों को कुछ दूं। मैं कहीं विदेश से पढ़ के तो नहीं आया ना, यहीं से पढ़ा है, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आप लोगों को पढ़ा। लेकिन आप लोगों के भी तो कुछ कर्तव्य है। क्या है सरिता? हाँ? क्या है? क्या दायित्व है? बोलो। मतलब कि हम भी पढ़े टाइम से। हम भी टाइम से पढ़े, बिल्कुल सही। आप सिर्फ इस बात का एहसास रखें कि ये आदमी पागल हो गया, क्या हो गया कि हम लोगों के लिए, जब लोगों के लिए सोने का टाइम होता है तब ये उठ जाता है 6 बजे, और हम लोग तो आँख पोंछते हुए कोचिंग में जाते हैं, ये नहा के एकदम कंप्लीट होके हमारे लिए पढ़ाने के लिए तैयार रहता है। इतना सा सोचना शुरू कर दो कि इसके बदले में इनको क्या मिलने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, पर इतना सा सोचना शुरू कर दो। यही आप लोगों का दायित्व है। तो संविधान में भी यही दायित्व है, हमारे कुछ दायित्व दिए, अधिकार दिए हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी है कि हमें इस देश के लिए क्या करना है। मतलब हमारे जो दायित्व होते हैं, व्यक्तिगत दायित्व के साथ साथ कुछ सामाजिक दायित्व भी है, और राष्ट्रीय दायित्व भी है, अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी इसमें निर्धारित किए हैं कि हम अपने लिए क्या करें, समाज के लिए क्या करें, देश के लिए क्या करें, विश्व शांति, पर्यावरण प्रदूषण, इसके लिए हम क्या करें। तो पूरे जो कर्तव्य है इसमें दिया हुआ है। यदि उस कर्तव्य को हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, है ना, लेकिन कभी उसे अपने जीवन में उतारने के लिए, पालन करने के लिए भी उसको पढ़े कि यार ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्या एक कहानी बड़ी सुनता था मैं, हमारे एक सर है, बार बार ये कहानी सुनाते हैं, शायद अमरदीप ने सुनी भी हो। एक गौतम बुद्ध, उनके पास में एक वो ऐसे प्रवचन देते थे, लोग बाग सुनते रहते थे, और एक आदमी पीछे कोने में बैठ जाता था, चुपचाप सुनते रहता था, कोई एक्सप्रेशन नहीं देता था, यस नो वेरी गुड कुछ भी नहीं, चुपचाप वो बैठा रहता था। गौतम बुद्ध जी हर दिन उसे देखते, फिर बोलते क्यों भाई, तो एक दिन बुलाया उसे, बोले तुम कुछ करते ही नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, बात नहीं। साहब मैं भिखारी हूँ, बोले भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांग के खाता हूँ, बोले कोई दे देता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं खाता हूँ, बोले है तो कुछ कल्याण के कार्य करो, बोले वो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मेरे पास क्या है जो कल्याण कर सकूं। भाई तो बोले कुछ तो करो, क्या करो, बोले कुछ नहीं, बोले तुम मुस्कुराया करो, बोले मुस्कुराया करो, उसके तो पैसे नहीं लगते ना, बोले मुस्कुराने के, वो पैसे लगते होंगे तो बताओ, बोले सिर्फ कुछ मत करो, तुम मुस्कुराया करो, कर सकते हो, बोले यार, बोले हाँ कर सकता हूं मैं। फिर बोले एक काम करो, तुम जहां भी जाओ, किसी के भीख मांगने के लिए जाते हो ना, तो बोले वहां घर के सामने जाओ और एक 4x4 की जगह या 2x2 की 1x1 की जगह आप साफ करना शुरू कर दो, साफ करना शुरू कर दो। बोले ये कर सकते हो, बोले बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ मैं, सफाई करना उसके पैसे थोड़ी लगते हैं, बोले वो तो क्यों नहीं करूंगा, बोले मैं कर सकता हूँ। बोले चलो ठीक कर सकते हो ना, दूसरा काम भी। बोले तीसरा काम एक और करना, बोले क्या, जब भी कोई आपको मिल जाए जैसे किसी, तो बोले उसकी तारीफ कर देना, तारीफ करने के पैसे नहीं लगते, तारीफ करने के पैसे नहीं लगते। बेचारा वही करने लगा। सबसे पहले तो जिस घर में भी जाता वो किसी को भी देख के मुस्कुराता, बढ़िया मुस्कुराता, है ना, नहा धो के जाता था, अब वो भले कपड़े पुराने पहनता था लेकिन नहा के जाता था और मुस्कुराता था। और जिस घर में भी कुछ मांगना हो वहां पहले बाहर जो है आंगन में झाड़ू लगा देता था, झाड़ू लगाता, बढ़िया एकदम साफ सफाई कर देता, और फिर कोई देता वो बड़े प्रेम से देता, बड़ा तारीफ करता उनकी
क्या साहब आप कितने अच्छे हो, ये है वो है, बड़ी खूब तारीफ करता हूँ। आपके यहाँ का खाना खा के ना बोले मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी दूसरे के घर जाना ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बोले कि यही मेरा घर है, यही मेरे नसीब का दाना लिखा हुआ, ये वो खूब तारीफ करता हूँ। बोले आपको पता ही नहीं मोहल्ले वाले आपके बारे में कितना अच्छा बोलते हैं, बोले आपको पता ही नहीं। अब देखो अब क्या हुआ, उस आदमी का इंतजार करने लग गए लोग। और यदि एक दिन वो मांगने के लिए नहीं जाता तो सब सोच में पड़ जाते थे कि कहीं बीमार तो नहीं हो गया, क्या हो गया। तो देखो हमारे दायित्व को यदि हम पूरा करते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मूल कर्तव्य मतलब किसके लिए, हमारे लिए भी है। जैसे मैंने बताया नहा धो लेना, अभी साफ सफाई कर लेना, ठीक, साफ सफाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी सरकार भी वही बात करती है, स्वच्छता अभियान और ये वो, ये बहुत पहले से चल रहा है और अभी सरकार एक अभियान के रूप में ले रही। तो ये दायित्व हमारे व्यक्तिगत दायित्व, सामाजिक दायित्व और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, ये हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। और हमारे संविधान में ये लिपिबद्ध है, क्रमबद्ध है। और किससे प्रेरित है, कल पढ़ लिया हमने, उत्तर तो हमें पता है, रूस के संविधान से प्रेरित है। स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। मूल संविधान में कितने 10 मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में नहीं, मतलब 42वें संविधान संशोधन, यह देखो यहाँ क्वेश्चन बना, मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, 0। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर हमें लगा कि नहीं, ये जो शिक्षा वाला मामला उठा, शिक्षा क्या होना चाहिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क। भाई शिक्षा को यदि अनिवार्य करना है, निःशुल्क करना है, सार्वभौमिक करना है तो सरकार ही क्या करेगी उसमें? जिनको पढ़ना है या जिनको पढ़ाना है उनका कर्तव्य है, सरकार का तो है, लेकिन पालकों का भी तो है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दो जगह संशोधन किया, एक मौलिक अधिकारों में भी और मौलिक कर्तव्यों में भी। मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य, पिता पालक का यह दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को स्कूल में भेजे। ये दायित्व जोड़ दिया, कर्तव्य जोड़ दिया। और वही मौलिक अधिकारों में 21 का जोड़ दिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्लियर हो गया मौलिक कर्तव्य। अब हम बात करें मौलिक कर्तव्यों के बाद में, किस भाग में है, 4 कम है, किस अनुच्छेद में है, 51 क में है। ये याद रखना, पूरी चीजें हमें पता होना चाहिए। भाग 4 का अनुच्छेद 51 क किस समिति की अनुशंसा पर, स्वर्णशीय समिति की अनुशंसा पर। किस देश के संविधान से प्रेरित है ये, रूस के संविधान से प्रेरित। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण, ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया था, पढ़ा था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। किस आर्टिकल में, 368 में, 368 में। क्लियर है, कंठस्थ याद हो जाना चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे भी बने हमें ये सब उत्तर लिखने की आदत होना चाहिए, कहां हम किसको फिट कर सकते हैं। मेंस का उत्तर चतुराई से लिखा जाता है, मेंस का आंसर जो है चतुराई से लिखा जाता है। अब कठोर और लचीलेपन, लचीलेपन जैसे राज्यों का नाम बदल दो,
नाम बदलना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नए जिलों का गठन करना, ये सारी बातें जो है साधारण बहुमत से हो जाएगा। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित लोगों का आधे से अधिक। फिर कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसे आधे से मतलब विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत में दो बातें देखी जाती है। विशेष बहुमत में दो बातें, एक कुल सदस्य और दूसरा उपस्थित। तो उपस्थित सदस्यों का 2/3, 2/3 बहुमत, और कुल सदस्यों का आधे से अधिक, कुल सदस्यों का आधे से अधिक। और क्लियर। और फिर इसमें विशेष बहुमत के साथ में क्या बताया मैंने, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जितने भी राज्य हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उनको भी काउंट किया जाता है। जिन राज्यों में विधानसभा है उनको भी काउंट किया जाता है। क्लियर हो गया ये कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण। एक दो देशों से हम तुलना करें। जैसे रूस का संविधान कठोर संविधान माना जाता है, बहुत कम अनुच्छेद है लेकिन वो बदलते नहीं। वैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला है, अलिखित है, ज्यादा आर्टिकल उसमें लिखे हुए नहीं है, परंपराओं के अनुसार चलता है और जैसा चाहे वैसा उसमें परिवर्तन भी कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक तो अभी समझा दिया मैंने, क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया। वयस्क मताधिकार मतलब एक निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद में उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले 21 वर्ष थी, मूल संविधान में हमारे यहाँ मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। क्या आप लोगों का सबका नाम आ गया है मतदाता सूची में? विजया, सरिता, ठीक है। नहीं, किसी का नहीं आया है तो अभी अभियान चल रहा है नाम जुड़वाने का। BLO से संपर्क करें या QR कोड स्कैन करके भी हम उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये तो सबको पता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितने अनुच्छेद है टोटल? 23 पक्कों में 25 मुझे अभी ज्यादा ही लग रहा है। 15 और 9 कितने होते हैं? 24 है बस। 12 भी है ना इसमें और 35 भी है। 12 भी है और 35 भी है, तो 24 अनुच्छेद कितने हैं? 24 है ना। आपने 13 से 12 को छोड़ के 13 से काउंट कर लिया। हमने कैसे काउंट किया? ये 9 तो इसमें से हो गए और 15 ये 15 और 9 24। क्या है क्या? मैं मैथ्स वाला नहीं हूँ ना, तो मुझे ऐसे तर्क लगाना पड़ता है। मैथ्स वाले वो तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां होने की संभावना रहती है। अब क्या है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यही अंतर होता है ना। तो
तो हमें क्या है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है, तो अपने कॉन्फिडेंस को हम एक बार चेक करके देख लेते, साला कुछ गलत तो नहीं है क्या है? आप भी आर्ट वाले हो ना, अच्छी बात है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 किस देश से प्रेरित है ये? अमेरिका के संविधान। किस देश के संविधान से प्रेरित है ये? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित। अब फिर हम देखते हैं यहां पर मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। फिर क्या है? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 और इसमें संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसे यहां से हटा दिया और कहां ले गए? 300 क में लेके चले गए, 300 क में लेकर चले गए और मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे एक सामान्य अधिकार, राजनीतिक अधिकार के रूप में दे दिया। ठीक, तो मूल संविधान में कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, ये आर्टिकल 30 में हुआ करता था पहले, तो वहां से हटाकर उसे कहां लेके चले गए? 300 क में लेकर चले गए। एक विधिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? उसे विधिक अधिकार बन गया। पहले मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार के लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। विधिक अधिकार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसको शक्ति नहीं है। भाई विधिक अधिकार है और उसके बाद में भी किसी की संपत्ति छीनना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीनी जा सकती है। ऐसे नहीं कि अब तो कहीं मौलिक अधिकार तो है ही नहीं तो छीन लो किसी से भी, अभी भी वैसा नहीं। ठीक, क्लियर होगी बातें? तो इसमें जैसे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, कानून के सामने क्या है? सब लोग समान है। अब इसमें एक एक कंडीशन पढ़ेंगे कि 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, 16 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसको इतना ही छोड़ देते, पर लेकिन जब हम उत्तर लिखेंगे तो अधिकार वगैरह सब कुछ 11 नंबर में आता है तो सब कुछ लिखते चले। तो वयस्क मताधिकार के बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शासन के 3 अंग बताए थे हमने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या है? संसद है। कार्यपालिका में क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद। ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका 2 प्रकार की है, कल भी पढ़ा था अपन ने, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका में वो जो कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी झाड़ू लगाता है, वो भी कार्यपालिका है। पूरे सरकार के कर्मचारी वगैरह सब कुछ काय में आएंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक, और वही नीचे यदि आते हैं अगले स्टेप पे, तो राज्य, राज्य विधानमंडल, और इधर राज्यपाल, नाम मात्र कार्यपालिका, और मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, ये वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन इसके सदस्य कार्यपालिका में है, संसद के सदस्य कार्यपालिका में है। ठीक, राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्य की कार्यपालिका में है, लेकिन इसी में से सदस्य इनको चुनते हैं, इसी में से सदस्य इनको चुनते हैं। तो वो लगभग क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे पर
निर्भर है। जैसे विधायिका, मान के चलो मध्य प्रदेश की विधायिका 230 सदस्य, 230 सदस्य, इसमें से एक पार्टी को 150 सदस्य मिल गए, वो जीत गया। अब वो 150 सदस्य विधायिका में है और उसी में से 15-20 लोगों को कहाँ लेके आ गए, वो कार्यपालिका में लेके आ गए। तो अब कार्यपालिका कुछ करती है तो उसको स्वीकार या अस्वीकार करना भी किसका काम है, विधायिका का है। वो उसी में से तो चुने गए, उन्हीं के अनुसार चुने हैं, तो विरोध तो होगा नहीं उनका। विरोध थोड़ा बहुत करेंगे तो कौन करेंगे, जो विपक्ष है वो उसका विरोध करेगा, लेकिन बहुमत में कौन नहीं, पक्ष, तो जीतेगा वही, जीतेगा वही। तो इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन न्यायपालिका से इससे कोई संबंध नहीं है। और जहां ये राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका अलग अलग है, राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका अलग अलग है, न्यायपालिका कैसी है, इकहरी है, एक ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट काम करता है, ठीक है। हाई कोर्ट का जो सीनियर होता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है? मतलब चीफ जस्टिस बनेगा, पहले जस्टिस बनेगा और फिर वही सीनियर होने पर चीफ जस्टिस बनेगा। संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। किस आर्टिकल में है न्यायपालिका, 124 भाग 5 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी कल पढ़ लिया हमने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। फिर जनता की जो मांगे है उसे मौलिक अधिकार में रख दिया था। अब नहीं पूरा हुआ तो जनता मांग करेगी सरकार से, सरकार ने मांग नहीं की तो फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य है, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। लेकिन कुछ अब सरकार काम करेगी तो किस आधार पर काम करेगी, किससे प्रेरणा लेकर काम करेगी, तो वो कायम है नीति निर्देशक तत्वों में। जैसे आर्टिकल 45 क्या है, पंचायतों का नहीं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, सरकार ने पहले संविधान में लिख दिया था, क्योंकि अभी हमारे पास में इतना नहीं है कि हम सारे जनता को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे सके, लेकिन यथासंभव ये बोला है उसमें। तो फिर जैसे ही सरकार सुदृढ़ हुई और उन्होंने ला दिया 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन 2009 लागू कब किया, 2010 में। तो ये सारी चीजें काय के अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये किस देश से प्रेरित है, आयरलैंड के। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक। ये सब याद रखना पड़ेगा। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली हमने कल पढ़ा था, कहां से लिया है ये, नहीं संघ कहां से लिया, संसदीय हमने ब्रिटेन से लिया है और संघीय शासन प्रणाली हमने कर्नाटक के संविधान से लिया है। और कैसे लिया है, सशक्त केंद्र वाली संघीय शासन प्रणाली है। मतलब यहाँ संघात्मक तो है, साथ में क्या है, एकात्मक भी है। संघात्मक के साथ साथ क्या है, यहाँ पर एकात्मक है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी है। तो हमें इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन तंग करेगा आपको। संघात्मक और एकात्मक, हमारे संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं और एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आए तो भी हमें यही उत्तर लिखना है
और संघीय शासन प्रणाली बोले तो भी यही लिखना है। तो हम जैसे प्रोफेसर पायली बोलते हैं, इस क्वेश्चन को लिखेंगे अच्छे से, है ना, मेंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोफेसर पायली के अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, किंतु आत्मा एकात्मक है, किंतु आत्मा एकात्मक है। किसने बोला है ये? प्रोफेसर पायली। ये आलोचक थे, समालोचक जिसे बोलते हैं, संविधान के बारे में खूब पढ़ा है इन्होंने। फिर लिखेंगे डीडी बसु। भारत का संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एक अब संघात्मक शासन प्रणाली भाग 1 में ही दिया है कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली है। या केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, शक्तियों का विभाजन हुआ है, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है। तो इससे ऐसा लगता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन इसमें क्या है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आवास। अब इसमें क्या, कहाँ गया राज्य? कुछ नहीं। कौन है फिर वहां पे? राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति है। न्यायपालिका की बात करें हम तो एक है। तो इस तरीके से हमें कुछ लक्षण पढ़ना है। तो सबसे पहले संघात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। कठोर संविधान नंबर 1, कठोर संविधान व संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। कठोर संविधान व संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। देखो संविधान, अब यदि सशक्त केंद्र है, एकात्मक है, तो फिर केंद्र सरकार तो कभी भी संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन नहीं, है ना। यहाँ पे जो राज्यों को दे दिया वो राज्यों का है, केंद्र सरकार उससे उतनी आसानी से छीन नहीं सकती। राज्यों की सहमति के बगैर केंद्र कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मतलब केंद्र उतना शक्तिशाली भी नहीं है कि वो संविधान को बदल दे। क्लियर हो गया ना पहला पॉइंट। दूसरा, संघ व राज्यों के मध्य, संघ व राज्यों के मध्य स्पष्टतः शक्तियों का बंटवारा, स्पष्टतः शक्तियों का बंटवारा। ये क्या है ना, अनुसूची 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया है। 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य की क्या शक्तियां हैं, कहाँ कानून राज्य बनाएगी, कहाँ केंद्र बनाएगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। लिखित संविधान, ये क्वेश्चन प्री में देखो कैसा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघात्मक है या संघात्मक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब लिखित संविधान तो ऐसा लगता है कि ये क्या होगी, एकात्मक होगी, लेकिन नहीं। कौन सी है, संघात्मक। कैसे भाई, जो लिख दिया है, लिख दिया आपने लिखा है कि ये स्थानीय प्रशासन को दिया है, जलकर लगाना स्थानीय प्रशासन का दायित्व है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे देश में सरकारें कितने प्रकार की होती है, सभी का
विजय सरकारें कितने प्रकार की होती है हमारे देश में? 3 प्रकार की होती है। क्या बात है, उत्तर एकदम सही है आपका। अब उसे वेरीफाई कर दो बस। कैसे 3 प्रकार की, कौन कौन सी 3? एक केंद्र की, हाँ एक राज्य की, हाँ। और एक फाइनेंस एक कौन सी? फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड। क्या बोले? फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड। हाँ आपको नहीं पता? आवाज में पंचायत स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, पंचायती राज। तीसरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय 2 तरीके के हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और शहरी क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम। ये काय के लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए। 3 प्रकार की सरकार है। क्लियर हो गया? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय। तो अब लिखित संविधान में सबके दायित्व लिख दिए हैं ना, तो अब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता उसमें। क्लियर होगी बात है? अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। अभी पढ़ा अपन ने स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखेंगे इसमें संज्ञात्मक लक्षण में स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता। अब ये पॉइंट भी ऐसा लगता है कि चला एकात्मक में होगा, लेकिन नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे बढ़कर है। और संविधान से बढ़कर क्या है? हाँ? जी कुछ भी नहीं है। विजय जी आप कुछ बोलेंगे? चलो ऑनलाइन वाले अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे दीजिए। संविधान से बढ़कर कौन? क्या बात है, किसने बोला? किस? योगेश जी, हाँ सही जवाब, जनता। संविधान से बढ़कर क्या है? जनता। हम भारत के लोग, भाई लोगों ने ही संविधान बनाया और लोगों की इच्छा के अनुसार बना है, लोगों ने ही उसे स्वीकार किया है। और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी करेंगे तो लोगों की इच्छा के अनुसार। भाई संविधान लोगों के लिए बना है, लोग संविधान के लिए थोड़ी बने हैं। लोग जो है संविधान के लिए नहीं बने हैं, संविधान लोगों के लिए बना है ना। वो उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी तो करना पड़ेगा। भाई संविधान से बढ़कर कोई है तो वो है भारत की जनता, भारत की जनता। तो संविधान की सर्वोच्चता ये संघीय लक्षण है, संघीय लक्षण है, क्योंकि उसमें बोल दिया है कि ये व्यक्तियों के अधिकार है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, उन अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकती। इवन आपातकाल में भी अनुच्छेद 20-21 के मौलिक अधिकारों को कोई निलंबित नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात है? फिर केंद्र और राज्यों में पृथक पृथक सरकारें। केंद्र व राज्य में पृथक पृथक सरकारें। पृथक पृथक सरकारें। यदि हमारा संविधान पूर्ण रूप से एकात्मक होता, केंद्रीय होता, है ना, तो फिर क्या होता? एक बार चुनाव होते केंद्र सरकार के और अपने प्रतिनिधि का राज्यों में बैठा देते, जैसे नियुक्त कर देते, तुम्हें वहां नियुक्त किया, तुम्हें वहां नियुक्त किया, तुम्हें वहां नियुक्त किया, और काम खत्म हो जाता। फिर चुनाव नहीं होते राज्यों में। लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं, केंद्र में अलग दल की सरकार है, राज्य में अलग दल की सरकार है। तो ये संविधान के संघात्मक लक्षण के कारण है? अलग अलग चुनाव होते हैं। फिर है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसमें संघात्मक से क्या जुड़ा है? अमरदीप आप बताओ, एक सोचने लायक क्वेश्चन है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसमें संघात्मक वाली क्या बात है? राज्यसभा। गुड। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संघात्मक है। ठीक है, वहां बता रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के है करके, हम महाराष्ट्र के है करके, है।
अब एकात्मक लक्षण देखते हैं हम कुछ एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण तो सबसे पहले नंबर पे सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र कैसे? आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध और 249 आर्टिकल राज्यसभा को राज्यों के इस पे कानून बनाने का अधिकार। अधिकार बिल्कुल ठीक। और 250 में आपातकालीन उपबंध बनाने का अधिकार। हाँ, और हम बता रहे थे संविधान समवर्ती संविधान बनाने का अधिकार। समवर्ती सूची, संविधान में संशोधन का, संविधान में संशोधन का अधिकार। मतलब संविधान संशोधन बिल जो है केवल केंद्र सरकार, केंद्र में ही लाया जा सकता है, राज्यों में नहीं। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वो टॉपिक है, वो विषय है जिसपे केंद्र भी कानून बनाती है, राज्य भी कानून बनाती है, लेकिन दोनों में गतिरोध हो तो फिर केंद्र के कानून को वरीयता दी जाती है। तो ये बोला ना सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। क्लियर हो गया ना? अब ये यदि क्वेश्चन बन जाए मेंस में तो आपको ये सब 5-6 लाइन आपको जोड़ते आना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा, है ना, ढूंढना पड़ेगा। ठीक। फिर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब यदि हमारा संघात्मक है तो फिर अमेरिका जैसी अलग अलग नागरिकता देना चाहिए, टेक्सास की अलग, तो अन्य राज्यों की अलग, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ एक ही जगह से नागरिकता मिलती है, मतलब भारत ही है, फिर भारतीय। एकल संविधान, एकल संविधान, भाई राज्य को यदि संघात्मक है तो राज्यों को बोलना चाहिए तुम तुम्हारा संविधान बना लो, अपना अलग से संविधान बना लो, लेकिन नहीं, वे राज्यों के लिए भी जो कानून बनाते हैं पहले केंद्र नहीं बना दिए, संविधान में लिख दिया वे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार तुम्हें भी करना ही है। स्थानीय प्रशासन, हमने 93-94 संविधान संशोधन किया तो राज्यों को बोला कि हमने एक ढांचा बना दिया है, आप अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार बनाओ और इसे लागू करो। किया ना? फिर हमारे यहाँ पर भी चुनाव, ये स्थानीय निकाय का गठन और ये सब होना शुरू हुआ, तो पूरे दिशा निर्देश कहाँ से मिल रहे हैं? केंद्र से मिल रहे हैं। ठीक। तो एकल संविधान। एकीकृत न्यायपालिका, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक लक्षण और एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। फिर आपातकालीन उपबंध, ये भी एकात्मक है, आपातकालीन उपबंध। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अगला, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन करता है इसका गठन? केंद्र सरकार, राज्यसभा, आर्टिकल 300। हाँ, राज्यसभा आवश्यकता पड़ने पर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अभी कितनी है? 3 है इसमें, IAS, IPS और IFS। IFS का मतलब नहीं, फॉरेन नहीं है, फॉरेन जो है केंद्र सरकार की सेवा में आता है, अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता। ठीक, भारतीय वन सेवा है ना, भारतीय वन सेवा, तो अखिल भारतीय सेवाएं। फिर संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब जैसे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 2000 में, और कौन सा राज्य बना था? 26वां। 26वां। फिर उत्तराखंड से
सॉरी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 29वां राज्य बना था। फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया तो फिर 28 हो गया। तो ये 26, 27, 28, 29 राज्य बने। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने कर लेना था सब कुछ, लेकिन मध्य प्रदेश कर सकता है क्या? नहीं। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो अब क्लियर हो गया ना, ये कैसा है? एकात्मक लक्षण है। फिर आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। आर्थिक दृष्टि से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। अब क्या है, वैसे तो साल भर राज्य सरकारें बोलती है कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कोई अकाल और ये रूप पड़ जाता है, कोई भारी विपत्ति आ जाती है, तो फिर केंद्र सरकार के पास बोलते हैं मुआवजा तो है, तब और नहीं देते तो फिर ऑब्जेक्शन। केंद्र में अलग सरकार है तो हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। जैसे अभी केंद्र में बीजेपी का शासन है, तो किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, हमारे यहाँ तो अच्छा है, दोनों जगह एक ही सरकार है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है अपनी योजना केंद्र से लेने में ही हो। लेकिन दूसरी पार्टी की सरकार हो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि हमें तो कुछ देती ही नहीं है। तो आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर, ये सब क्या है? हमारे संविधान के एकात्मक लक्षण है। क्लियर हो गया? अब हमारा मूल क्वेश्चन अलग था। मूल क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय संविधान की विशेषताएं। और यहाँ पर क्या पढ़ लिया हमने? संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, ये वाली विशेषता हमने पढ़ ली। 2-4 विशेषताएं और हम थोड़ा सा देखेंगे, टाइम भी हो गया थे। जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप पता है, कल पढ़ा था अपन ने। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, और राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। पढ़ लिया अपन ने, अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। अब है अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा। पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के लिए जैसे धार्मिक स्वतंत्रता है ना, अल्पसंख्यक लोगों के लिए नहीं है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए। उसी प्रकार अनुच्छेद 338 पिछड़ी जातियों के लिए SC, ST, OBC सबके लिए अलग अलग आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16, हम इन पॉइंटों को क्लियर करते चलेंगे, आगे जब भी पढ़ेंगे तो बताएंगे। आर्टिकल 16 आरक्षण का प्रावधान, SC, ST, OBC, महिला आरक्षण, ये पूरा का पूरा 16 4 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 4 में दिया, तो ये सारी की सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक अगली विशेषता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब हम मूल क्वेश्चन पे आ गए, संविधान की विशेषताओं पर। न्यायिक पुनर्विलोकन ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है रिव्यू कर सकता है, जो उन्होंने स्वयं निर्णय दिए हुए हैं, यदि उनके संज्ञान में आए कि इसमें ये पक्ष छूट गया था तो उसकी फिर से वो जांच कर सकती है, अपने फैसले वो स्वयं ही बदल सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक। आधारभूत मामलों में एकता, आधारभूत मामलों में एकता, विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक, अनुच्छेद 51 में है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाले। विधि का शासन, विधि का शासन। तो क्लियर हो गया। आज
हमने एक ही क्वेश्चन कंप्लीट किया है, संविधान की विशेषताएं, लेकिन हर एक विशेषता उसका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और हर विशेषता में 3-3 नंबर के एक एक दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। प्री की दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक दो लाइन आप इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल 23 तारीख है, आप लोगों को पता होना चाहिए कल क्या है, शाम को क्लास लगेगी 6 बजे। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।